हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर रहे थे, जो 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 है इन एनसीईआरटी बुक। आज हम उसी का ही एक टॉपिक आगे पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आप पिछली वीडियोस भी देख पाए और चैनल पर जितनी भी वीडियो आगे अपलोड होंगी उसकी आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। यहाँ मैंने लिखा है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स होते क्या है भाई, जिसके बारे में आज हम इतना बड़ा लेक्चर पढ़ेंगे, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एलोट्रॉप्स होते क्या है ना। तो एक आपने टर्म सुनी होगी, मैं बता देती हूँ, एलोट्रॉपी। ओके, एलोट्रोपी। अब एलोट्रोपी का क्या मीनिंग है? अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे एलोट्रोपी का मीनिंग पता लग गया तो मैं एलोट्रोप का मीनिंग अपने आप बता दूंगी कि भाई होता क्या है, क्योंकि दोनों वर्ड सिमिलर है तो मतलब उनका मीनिंग भी सिमिलर होगा। तो देखो एलोट्रोपी क्या है। एलोट्रोपी इज द फिनोमिना, एलोट्रोपी इज द फिनोमिना in which one element exists in more than one physical state। तो मुझे क्या समझ आया कि एलोट्रोपी ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर एक एलिमेंट एक से ज्यादा फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाए, है ना, और जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसी में क्या बोलती हूँ, एलोट्रोपी। इतना समझ आया? A phenomena in which an element exists in more than one physical state is termed as allotropy। ओके, इतना तो मुझे समझ आ गया कि एलोट्रोपी वो फिनोमिना है जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट अलग अलग फिजिकल स्टेट्स में पाया जाए, अलग अलग फिजिकल फॉर्म में पाया जाए, है ना। अब जितनी भी अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हैं उनको मैं बोलूंगी एलोट्रॉप। Then what would I call it them? That is allotrop. I think it is clear to you meaning of allotropy and allotrops. Okay, allotropy is a phenomena in which a single element exists in more than one physical state, and allotrops are the different physical states of a single element. Okay, now we are going to learn about allotrops of carbon। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स हैं? हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि कार्बन एक वर्सेटाइल नेचर का एलिमेंट है जिसकी टेट्रावेलेंसी है, टेट्राहेड्रल वैलेंसी है ना। टेट्रावेलेंट है ना कार्बन, साथ साथ उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन की। कैटिनेशन मींस कि वो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, कार्बन अपने ही दूसरे एटम्स के साथ लिंक हो सकता है। और हमने ये पढ़ा था कि जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के जरिए जो कार्बन है वो डिफरेंट फॉर्म बना सकता है अपनी। इट में बी अ स्ट्रेट चेन, ब्रांच और द रिंग चेन। तो अपनी इसी कैटिनेशन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए कार्बन अलग अलग एलोट्रोप शो करता है। कार्बन के अलग अलग एलोट्रोप्स हैं, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि कार्बन के, हमें ये तो पता लग गया एलोट्रोप्स अलग अलग होते हैं, बट कितने एलोट्रोप्स हैं कार्बन के? तो देखो कार्बन बेसिकली, कार्बन के 8 एलोट्रोप्स हैं। देयर आर बेसिकली 8 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फर्स्ट वन इज डायमंड, एवरीवन इज फेमिलियर विद द वर्ड डायमंड, है ना। नेक्स्ट वन इज ग्रेफाइट, ओके। नेक्स्ट वन इज बकमिनिस्टर फुलरेंस, ओके। फिर आता है आपका C70, आफ्टर दैट C540, हाँ मैंने बीच में आई स्किप्ड इट, दैट इज लॉन्डेलाइट्स, ओके। फिर उसके बाद आता है अमोर्फस कार्बन एंड द लास्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज बल्की ट्यूब। So these are the different 8 allotropes of carbon which are diamond, graphite, Buckminster fullerene, londonite, C70, C540, amorphous carbon and bulky tubes। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम एलोट्रोप्स पढ़ेंगे वो बेसिकली फर्स्ट 3 एलोट्रोप्स हैं कार्बन के। दिस इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिनिस्टर फुलरेंस। तो हम इन 3 एलोट्रोप्स की बात करेंगे। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेक डायमंड।
डायमंड। डायमंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड को हम बहुत बार सुनते हैं अपने आसपास, डायमंड की हमने बहुत सारी ज्वेलरी में देखी होगी। तो आज हम बात करेंगे कि डायमंड का एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता कैसे और डायमंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी देखो डायमंड की, सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं उसी से फिर हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, डायमंड के अंदर कार्बन का एलोट्रोप है, मींस उसके अंदर कार्बन ही होगी ना, कार्बन होगी। और हर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में? 4, क्योंकि कार्बन क्या है? टेट्रावैलेंट है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हर कार्बन के, ऐसे। ठीक है, इसको मैं सिंपल लाइन एंड डॉट स्ट्रक्चर बना देती हूँ ऐसे। ये कार्बन मान लिया मैंने, उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये कार्बन एटम है। ओके, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स मींस हर एक कार्बन एटम सिमिलर 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है विद द सिंगल बॉन्ड। हर एक कार्बन एटम अनदर 4 कार्बन एटम से लिंक होगा विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन एटम ये था, एक मैं यहां बना देती हूँ, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया। फिर यहां ड्रॉ कर देते हैं, कितने हो गए? 3, 4 से जुड़ा होगा ना ये वाला कार्बन एटम, तो 4 इस तरह से लगा दें। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री से फेमिलियर हैं तो आपको पता होगा ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे कार्बन 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन भी 4 से जुड़ा होगा, एक तो ऊपर जुड़ ही गया है ना। तो अब देखो ये बॉन्ड लेंथ ड्रॉ करते टाइम वेरी हो जाती है बट कांस्टेंट रहती है, स्ट्रक्चर के अंदर सेम बॉन्ड लेंथ रहती है। ओके, ये ऐसे 4 से जुड़ गया, ये देखो 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ हम इन्हें ज्वाइन करते हैं। ओके, इस टाइप से कार्बन 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो क्या है? टेट्राहेड्रली अरेंज। मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएंगे। इस तरह से हर एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ ज्वाइन होता है और वो 4 डिफरेंट एटम्स कैसे होंगे? टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। तो ऐसे ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जनरेट कर देते हैं और वही 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा होता है डायमंड। सो डायमंड इज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर formed by carbon in which each carbon atom is tetrahedrally joined with the another 4 carbon atoms with the help of single bond। तो ये स्ट्रक्चर था डायमंड का जिसके अंदर हर एक कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होती है। ये हायर क्लासेस में आप सीखोगे कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है और कैसे इसको निकालते हैं, बट अभी के लिए आप याद रखो कि कार्बन के अंदर डायमंड के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं उन सबकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आया डायमंड का। चलो आगे हम चलते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं डायमंड की। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो कि इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, इनमें बॉन्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। ये हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड जनरेट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल। बट ये तो विद इन द मॉलिक्यूल ही हो रहा है ना, मींस कार्बन के अंदर बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है डायमंड के स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डायमंड के अंदर उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डायमंड का जो नेचर है वो क्या होगा? हार्ड। तो प्रॉपर्टीज क्या है?
सबसे फर्स्ट, हार्ड इन नेचर, और डायमंड इतना ज्यादा हार्ड है कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है नेचर के अंदर। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। ओके, फिर देखो काफी ज्यादा हार्ड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसी से क्या होगा कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी काफी हाई होता है, मींस हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी डायमंड की। अब इसकी सिंथेसिस कैसे करते हैं, डायमंड को किस तरह से जनरेट किया जाता है। वैसे तो हमें पता है कि डायमंड हम केव्स वगैरह के अंदर और मतलब माइनिंग के टाइम पे निकलते हैं, बट अगर हम प्योर कार्बन को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उससे क्या होता है, डायमंड जनरेट हो जाता है। अब ये मत सोचना कि हम घर पे ट्राई करने लग जाएं कि कोई भी हमने कार्बन उठाया और हम उसको हीट करने लगे, इतने से टेम्परेचर से कुछ नहीं होता। हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कि एक कार्बन को डायमंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसी वजह से जो मतलब फॉसिल फ्यूल्स वगैरह थे जो पिछले जमाने में कह सकती हूँ मैं, जो मतलब बरीड इनसाइड द अर्थ हो गए, तो अर्थ के अंदर कोर के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से कार्बन कौन सी फॉर्म में आ जाता है, डायमंड की फॉर्म में, अपने एलोट्रॉप की फॉर्म में। ओके, तो मतलब अगर मैं प्योर कार्बन को बहुत ज्यादा हीट कर दूंगी तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, डायमंड। क्या मिलेगा, डायमंड। इतनी बात हुई क्लियर। फिर आगे देखो कि डायमंड का यूज कहाँ कहाँ होता है, डायमंड को मैं कहाँ कहाँ यूज कर सकती हूँ। नंबर 1 आपको पता है, ज्वेलरी बनाने में, है ना। जो गर्ल्स इस वीडियो को देख रही है वो तो सबसे पहले यही बोलेंगी ना कि डायमंड का यूज तो ज्वेलरी बनाने में यूज होता है ना। तो नंबर 1, डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, एंड सेकंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग फाइन वायर्स, बहुत पतली पतली तारे बनाने में भी यूज होता है। ओके, और फिर डायमंड का यूज ग्राइंडिंग, कटिंग, इन सब में किया जाता है। आपको पता है जो शीशा होता है, मींस मिरर की कटिंग के लिए हम डायमंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे डायमंड के, कि ज्वेलरी बनाने में यूज आता है, फाइन इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में यूज आता है, फाइन वायर्स। मैं यूं नहीं कह रही कि ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, बट ये उनको बनाने में काम आते हैं क्योंकि इससे मैं बहुत शार्प चीजें बना सकती हूँ। ठीक है, अनदर यूज क्या है कि कटिंग, ग्राइंडिंग, माइनिंग, इन सब में डायमंड का यूज किया जाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू सेकंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट इज योर ग्रेफाइट। एक चीज बताना रह गया कि डायमंड का यूज मैं मतलब वहां भी करती हूँ जहां पर मुझे किसी भी रिजर्वायर से हीट को निकालना हो। मींस डायमंड एक हीट रिसीवर की तरह भी काम करता है ना। मतलब जैसे माइक्रो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वहां से मुझे अगर हीट अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है उस इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस की, उस इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उसमें हीटिंग कम हो, और उस हीट को रिमूव करने के लिए मुझे एक सिंक चाहिए, एंड डायमंड एक्ट वेरी गुड सिंक फॉर द हीट। ओके, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू ग्रेफाइट। यहां भी हम सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट लेयर्स की फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है। लेयर्स कैसे, ये देखो पहले मैं ड्रॉ कर देती हूँ। ये ग्रेफाइट की एक लेयर, ठीक है, कार्बन एटम्स की एक लेयर है जिसके अंदर हर एक कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम से ज्वाइन है। मतलब ये वाला यहाँ तो ज्वाइन होगा, ठीक है, फिर
आगे इस तरह से स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता रहता है। यहाँ देखो ये वाला कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम से लिंक है। ओके, ये ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायमंड के अंदर हर एक कार्बन एटम 4 डिफरेंट कार्बन एटम से लिंक होता है, बट ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन एटम 3 डिफरेंट कार्बन एटम से लिंक होगा, और वो लिंक इस तरह से होगा कि वो एक हेक्सागोनल एरे बना देते हैं, है ना। अभी यहाँ पे देखो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, 6 मेंबर्ड रिंग टाइप दिखेगा, ठीक है। तो ये एक लेयर है कार्बन की, है ना, और ये इसका जो हम एक लेयर को नाम देते हैं दैट इज योर ग्रेफीन, इसको हम बोलते हैं ग्रेफीन, ग्रेफीन, ठीक है। अब ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ऐसी ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होती हैं, ठीक है। तो इसकी मैं एक और लेयर बना देती हूँ। यहाँ हर एक कॉर्नर पे आप समझना कार्बन एटम प्रेजेंट है। ओके, तो ये कार्बन एटम जो 2 लेयर्स हैं, ये 2 लेयर आपस में किस तरह से जुड़ती हैं, तो देखो ये हेक्सागोनल सिलेंडर टाइप बना देती है। तो इस टाइप से एक हेक्सागोनल सिलेंडर सा बना देते हैं, कार्बन की डिफरेंट लेयर मींस ग्रेफाइंस एक दूसरे के ऊपर आकर एक स्ट्रक्चर जनरेट कर देती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेफाइट, ठीक है। ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या होता है कि एक कार्बन इनमें से डबल बॉन्ड जनरेट करता है मेन कार्बन के साथ जो अनदर 3 कार्बन से जुड़ने वाली है। ओके, कई बुक्स में आप देखोगे कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वाई, उसका रीजन वही है कि अगर इन कार्बन में हर एक कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है, अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, मतलब इस टाइप से अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। बिकॉज हमने पढ़ा है लोअर स्टैंडर्ड्स में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है ना, तो उसी वजह से ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कार्बन की, इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी इन नेचर। सॉफ्ट है और स्लिपरी है नेचर के अंदर, जो कि डायमंड का एकदम रिवर्स है। हमने पढ़ा था कि डायमंड हार्ड है नेचर के अंदर और ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों ये सॉफ्ट है जबकि डायमंड हार्ड है, तो इसका आंसर देखो कि मैंने जब बोला कि हर एक ग्रेफीन की लेयर दूसरे ग्रेफीन की लेयर के साथ जुड़ी हुई होती है ना, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा वीक बॉन्डिंग है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है और डिस्टेंस बढ़ने के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकती हैं, इसीलिए जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी है नेचर के अंदर और साथ साथ क्या है, सॉफ्ट है नेचर में। अब आते हैं यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज देखते हैं हम। अगर आप नोट्स बनाते हो तो साथ साथ लिखते जाया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ होता है,
It acts as a lubricant. In machinery, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है. लुब्रिकेंट मीन्स ग्रीस की तरह काम करता है ये, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, है ना. क्योंकि ये सॉफ्ट है और स्लिपरी है नेचर में, अपने इसी नेचर की वजह से इसको हम एज ए लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं. नेक्स्ट यूज क्या है ग्रेफाइट का? जो आप पेंसिल यूज करते हैं ना, हम पेंसिल, तो पेंसिल के अंदर जो ग्रे पार्ट होता है दैट इज योर ग्रेफाइट. ठीक है, तो मेकिंग निब ऑफ पेंसिल. समझ आइए दो यूज की क्यों हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं इन दोनों में, क्योंकि सॉफ्ट है और स्लिपरी है नेचर में, इसीलिए एज अ लुब्रिकेंट वर्क करेगा, और पेंसिल की निब्स बनाने में यूज किया जाता है. ओके, और इसको रिफ्रैक्टरीज में भी हम यूज करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. रिफ्रैक्टरीज में, बैटरीज में, स्टील मेकिंग में. ओके, तो ये कुछ यूजेस थे ग्रेफाइट के, कि ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट वर्क करता है, पेंसिल की निब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, रिफ्रैक्टरीज, बैटरीज में यूज किया जाता है, और स्टील मेकिंग में बेसिकली यूज होता है ग्रेफाइट. और ग्रेफाइट हमेशा ध्यान रखो एक गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है ना. और नॉन मेटल, जब हमने नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो वहां प्रॉपर्टी थी कि नॉन मेटल्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बट हम यहाँ बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है जो कि गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि वो एक नॉन मेटल से मिलकर बना है ना. तो ये था अबाउट ग्रेफाइट. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन which is Buckminster Fullerene. So let us start. Buckminster Fullerene. ओके, अब बकमिस्टर फुलरेंस क्या है? बकमिस्टर फुलरेंस एक एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसके अंदर हमने सभी जो दो एलोट्रॉप पढ़े उसका पहले स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो हम इसका भी पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसके अंदर C60 यानी कि कार्बन के 60 एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करते हैं, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? बकमिस्टर फुलरेंस. ठीक है, अब इसके अंदर जो 60 कार्बन एटम है वो किस तरह से अरेंज होते हैं? दे मे बी अ 5 मेंबर्ड रिंग, फॉर्म अ 6 मेंबर्ड रिंग और अ 7 मेंबर्ड रिंग. और ये रिंग्स आपस में क्लस्टर की तरह अरेंज होती हैं जो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर जनरेट करती है. तो देख लो आप किस तरह से स्ट्रक्चर है इसका. ये एक बॉल के फॉर्म में अरेंज होते हैं सब स्ट्रक्चर्स. ओके, डिफरेंट जो रिंग्स हैं एक बॉल के फॉर्म में अरेंज होंगी, और इसको हम बकी बॉल्स भी बोल देते हैं. ठीक है, तो एक बॉल की फुटबॉल की शेप में अरेंज होते हैं डिफरेंट जो हमारे पास रिंग्स हैं बकमिस्टर फुलरेंस की. ठीक है, तो इसको अब बात आती है कि बकमिस्टर फुलरेंस ही क्यों बोलते हैं. तो यूएसए के अंदर एक जोडेसिक डोम है जिसको डिजाइन किया गया था बाय बकमिस्टर फुलरेन. ठीक है,
मतलब उसको मिस्टर फुलरेंस ने डिजाइन किया गया था, तो उन्हीं के नाम पर ये जो स्ट्रक्चर है वो डोम जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसका नाम भी हमने रख दिया बक मिस्टर फुलरेंस। इसमें जो मेन बात है याद रखने की वो आप याद रखोगे कि C60 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट रिंग्स, और ये रिंग्स 5 मेंबर भी हो सकती है, 6 मेंबर भी और 7 मेंबर भी। रिंग्स के नंबर आप ध्यान रखोगे 5 to 7 तक ही होते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये भी मतलब सॉफ्ट होता है नेचर के अंदर, ठीक है। अब इसके यूजेस की बकमिस्टर फुलरेंस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो बकमिस्टर फुलरेंस नैनो ट्यूब्स के साथ और पॉलीमर के साथ बकमिस्टर फुलरेंस का यूज किया जाता है सोलर सेल्स बनाने में, और वो सोलर सेल्स क्या होता है, इनएक्सपेंसिव इन नेचर, मतलब सस्ते सोलर सेल्स बनाने के लिए बकमिस्टर फुलरेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ इसके यूजेस देखो, इन मेकिंग सोलर सेल्स, ओके। नेक्स्ट यूज देखो कि बकमिस्टर फुलरेन को हाइड्रोजन गैस स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है, मीन्स इट इज यूज फॉर स्टोरिंग फ्यूल, फ्यूल टैंक की तरह हम बकमिस्टर फुलरेन का यूज करते हैं, तो स्टोरिंग फ्यूल। अब थर्ड यूज देखो बकमिस्टर फुलरेन का, बकमिस्टर फुलरेन्स हेल्प इन रिडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कम करने के लिए बकमिस्टर फुलरेन का यूज किया जाता है पाइप और मेम्ब्रेन ऑफ वाटर सिस्टम, अगर वाटर सिस्टम के अंदर ज्यादा बैक्टीरिया जनरेट हो जाते हैं पाइप्स एंड मेम्ब्रेन्स में, तो उनको कम करने के लिए बकमिस्टर फुलरेन्स का यूज किया जाता है, used in reducing bacteria in pipes and membranes of the water system। तो ये कुछ यूजेस थे बकमिस्टर फुलरेन्स के। तो हमने आज डिस्कस किया अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वी डिस्कस अबाउट 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन, फर्स्ट वाज योर डायमंड, सेकंड वाज ग्रेफाइट एंड थर्ड वाज बकमिस्टर फुलरेन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।